नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले से। और इसी सोनीपत जिले के अंदर एक उत्तम खेड़ा नाम का मोहल्ला पड़ता है। और इसी मोहल्ले के अंदर 56/165 मकान नंबर में रहने वाली ममता देवी, जिसकी उम्र 48 साल के आसपास की होती है। ममता देवी जो कि विधवा औरत होती है, उसने अपने दोनों बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से पाल पोस कर बड़ा कर लिया था, जिसमें बड़े बेटे का नाम अनमोल होता है और छोटी बेटी का नाम सुनंदा होता है। जब से ममता का पति गुजरा था, तब से घर की पूरी जिम्मेदारी को ममता अच्छे तरीके से संभालने लगी थी। और अब वो समय आ गया था जब वो अपने बच्चों को बड़ा कर चुकी थी, जवान कर चुकी थी और उनकी शादी भी होने वाली थी। इस तरह से ममता देवी की जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जो लड़का अनमोल होता है, वो इतना ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाता है, क्योंकि पढ़ाई में उसकी बहुत ही कम दिलचस्पी होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो अनमोल की बहन सुनंदा होती है, वो पढ़ाई-लिखाई में सबसे तेज़ होती है। और सुनंदा ने अब 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी। सुनंदा अब चाहती थी कि वह आगे की पढ़ाई कॉलेज से करे, और इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा भी होने वाला था। सुनंदा को इस बात से डर लगता था कि वह आगे का जो पढ़ाई का प्लान है, वो कैसे पूरा कर पाएगी। और इस तरह से सुनंदा एक दिन अपनी माँ को कहने लगती है कि माँ, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। उसकी माँ ममता देवी कहने लगती है कि बेटी, मैं तुझे पढ़ने से नहीं रोक सकती हूँ। तू पढ़ाई करना चाहती है, तू पढ़ ले, लेकिन अपने भाई अनमोल से एक बार इस बारे में बातचीत ज़रूर कर ले, क्योंकि अनमोल ही इसके बारे में तुझे सही बात बता सकता है। अब सुनंदा के सामने अपने भाई को मनाने का सबसे बड़ा एक काम करना होता है। सुनंदा अपने भाई अनमोल के पास चली जाती है। अनमोल को कहने लगती है कि भाई, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। माँ ने मुझे बोला है कि अनमोल से बात करो। अगर अनमोल हाँ कहता है तो आगे की पढ़ाई हो जाएगी, अगर वो ना कहता है तो आगे की पढ़ाई नहीं होगी। अनमोल कहने लगता है कि बहन, मैं तुम्हें पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ, लेकिन आर्थिक तंगी बहुत है, घर में गरीबी बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हारी पढ़ाई कैसे पूरी करवा सकता हूँ। लड़की परेशान हो जाती है। सुनंदा की आँखों से आँसू निकल जाते हैं, लेकिन उसका भाई अनमोल इन आँसुओं को नहीं देख सकता था। वह कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं कुछ थोड़ा-सा कर्ज उठा लेता हूँ और आगे तुम्हारा कॉलेज के अंदर एडमिशन भी करवा देता हूँ। और इस तरह से सुनंदा बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि अपनी बहन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनमोल किसी भी हद तक जा सकता था। और इस तरह से अब अनमोल पास ही के कॉलेज में उसका एडमिशन करवाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एडमिशन करवाने से पहले उसका भाई अनमोल अपनी बहन को सिर्फ एक ही बात कहता है कि बहन, इज्जत का ख्याल रखना, अपने माँ बाप की पगड़ी को उछालना मत। तभी सुनंदा कहने लगती है कि मुझे इन सारी बातों का पता है, मैं इन सारी बातों का अच्छे तरीके से ध्यान रखूंगी। और इस तरह से अनमोल 2-3 दिन का वक्त गुजरने के बाद अपनी बहन सुनंदा का एडमिशन कॉलेज के अंदर करवा देता है, और इस तरह से कॉलेज के अंदर ये लड़की जाना शुरू कर देती है। लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। इतना वक्त गुजरने के बाद अब लड़का अनमोल सोचने लगता है कि घर में बहुत तंगी है। दूसरी तरफ माँ भी अब मेहनत मजदूरी करने की उसकी उम्र नहीं रही है, और मुझे कुछ न कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। उसकी बहन भी जवान हो रही थी, उसकी भी उसको काफ़ी चिंता होती है। और एक दिन वह अपने दोस्त के पास बैठा हुआ था, अपने दोस्त को कहने लगता है कि यार, मेरे घर में बहुत गरीबी है और उस गरीबी को मुझे जड़ से उखाड़ फेंकना है, मुझे क्या करना चाहिए? तभी उसका दोस्त कहने लगता है कि तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तू अच्छे तरीके से गाड़ी चलाना जानता है, तू या तो कोई बस चलाना शुरू कर दे या फिर कोई ट्रक चलाना शुरू कर दे, उसमें अच्छी खासी कमाई भी होने लगेगी। अनमोल बेहद खुश हो जाता है अपने दोस्त की बातों को मानकर। अब कहने लगता है कि बस कहाँ से पकड़ूँ? और इसके बाद उसका दोस्त उसको एक स्कूल के अंदर स्कूल की बस पर नौकरी लगवा देता है, और वो लड़का वहाँ पर उस बस के अंदर, यानी उस बस पर ड्राइविंग की नौकरी करना शुरू कर देता है। और इस तरीके से अनमोल को स्कूल के अंदर 2 महीने का वक्त गुजर जाता है। लेकिन 2 महीने जैसे ही पूरे हो जाते हैं, तो अनमोल को इस स्कूल से नौकरी के रूप में केवल महीने में 10-12 हज़ार रुपए ही मिला करते थे।
और इतने में अनमोल का गुजारा होने वाला नहीं था। अनमोल अब सोचने पर मजबूर हो जाता है कि स्कूल के अंदर 2 महीने हो चुके हैं, केवल 10-12 हज़ार रुपए से मेरे घर का खर्च चलने वाला नहीं है। मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी और कुछ और दूसरा ऐसा काम धंधा करना पड़ेगा जिससे अच्छे खासे पैसे घर में आने लगे। दूसरी तरफ उसकी माँ ममता देवी इन बातों को नोटिस करने लगती है। ममता देवी एक दिन अपने बेटे अनमोल को कहने लगती है कि बेटा, मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा समय व्यतीत नहीं होता है और मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा काम धंधा करना शुरू कर दूं जिससे घर में 2 पैसे आने लगे। इस बात से उसका बेटा अनमोल चिढ़ जाता है, कहने लगता है कि माँ, मेरे होते हुए तुम्हें ऐसा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी माँ ममता देवी उसको कहने लगती है कि बेटा, तुम्हारी बहन जवान हो चुकी है, कल उसकी शादी भी करनी है। अगर मैं कोई काम धंधा कर लूँगी तो 2-4 पैसे घर में आने लगेंगे। और इस तरह से जो ममता देवी होती है वो अपनी बात पर अड़ जाती है, जिद पर अड़ जाती है। और इस तरीके से वह अपने बेटे अनमोल को मनाने में कामयाब भी हो जाती है। ममता अपने बेटे अनमोल को कहने लगती है कि एक सड़क के किनारे मुझे ठेला लगाना है, उस ठेले पर फल बेचने का काम करूँगी, उसमें अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। और इस तरह से अनमोल भी अपनी माँ की इन बातों को मान जाता है। लेकिन अनमोल और ममता देवी अपनी बेटी को सिर्फ कॉलेज में जाने देते थे, इसके बाद अपने घर से उसको बाहर निकलने नहीं देते थे। आखिरकार अनमोल अगले ही दिन कुछ पैसे जो उसने इकट्ठे कर रखे थे, उन पैसे से अपनी माँ के लिए एक ठेला लाकर दे देता है और फिर इसके बाद उसकी माँ ममता देवी सड़क के किनारे पर सुबह 8 बजे के आसपास फल बेचने का काम करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते 10-15 दिन का वक्त गुजर जाता है। इन 10-15 दिनों में अच्छी खासी कमाई होने लगती है। अब ममता देवी अपने आप से संतुष्ट हो जाती है, अपने आप से खुश हो जाती है कि उसकी कमाई भी अच्छी खासी होने लगी है। अब उसका बेटा भी पैसा कमाएगा और मैं खुद भी पैसे कमाऊँगी और अपनी बेटी की धूम-धाम से शादी कर दूँगी। ये सब बातें ममता देवी के मन में चल रही होती है। आखिरकार एक ऐसा दिन आ जाता है जिसमें शाम के 4 बजे के आसपास का वक्त होता है। ममता देवी अपने ठेले पर बैठकर फल बेचने का काम कर रही थी। 2-4 ग्राहक आते हैं, उनको फल बेच देती है, लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने के बाद एक पुलिस दरोगा वहां पर आता है जिसका नाम कांति लाल होता है। कांति लाल एक ऐसा पुलिस वाला होता है जो कि भ्रष्ट होता है, मोटी मोटी रिश्वत लेने का भी काम किया करता था, किसी को भी नहीं छोड़ता था। कांतिलाल अब ममता देवी के पास आता है, उसको कहता है कि मुझे 2 दर्जन केलों की जरूरत है, 2 दर्जन केले जल्दी से पैक कर दो। और इसके बाद ममता देवी तुरंत 2 दर्जन केले पैक करके उस पुलिस दरोगा कांतिलाल को दे देती है और कांतिलाल उन 2 दर्जन केलों को लेकर हंसता मुस्कुराता हुआ वहां से चल पड़ता है। लेकिन पीछे से ममता देवी उसको आवाज लगाती है, कहती है कि साहब, मुझे मेरे पैसे तो दे दो। कांतिलाल जैसे ही पैसों की बात को सुनता है तो चिढ़ जाता है और फिर ममता देवी के ठेले के पास आता है, कहने लगता है कि तुमने इस सड़क पर इस ठेले को क्यों लगा रखा है। ममता देवी उसको कहती है कि साहब, मैंने सड़क पर अपना ठेला लगाया ही नहीं है, मैं तो किनारे पर लगाती हूँ इस ठेले को और 2-4 पैसे कमा लेती हूँ, अपने घर का गुजारा करना है। कांतिलाल चिढ़ जाता है, कांतिलाल कहने लगता है कि इस ठेले को अब यहाँ से हटा लो। ममता देवी उसको हाथ जोड़ते हुए कहने लगती है कि साहब, तुम्हें पैसे नहीं देने हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ठेले को मत हटाओ। कांतिलाल देखते ही देखते पूरे ठेले को नीचे गिरा देता है, सारे फल उसके सड़क पर बिखर जाते हैं। जैसे ही ममता देवी के ठेले से उसके सारे फल नीचे गिर जाते हैं तो ममता देवी को गुस्सा आ जाता है, वह उसको कहने लगती है कि पुलिस थाने में तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी। और इसके बाद कांतिलाल की हद यहाँ तक बढ़ जाती है कि वह ममता देवी के बाल पकड़कर खींचना शुरू कर देता है, उसको घसीटना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जो दूसरे ठेला लगाने वाले होते हैं, इस पूरे झगड़े को टकटकी लगाए देख रहे होते हैं, कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं होता है। और इस तरह से दुर्भाग्यवश ममता देवी का बेटा अनमोल स्कूल से छुट्टी होने के बाद बस को स्कूल के अंदर खड़ा करके उसी समय मौके पर पहुंच जाता है। ये भाग्य की विडंबना कहो या फिर समय का हेर-फेर कहो। अब जैसे ही अनमोल वहां पर पहुंचता है तो अनमोल देखता है कि उसकी माँ को बाल पकड़कर एक पुलिस वाला
खींच रहा होता है, उसको सड़क पर घसीट रहा होता है और उसका ठेला नीचे पड़ा हुआ था, फल इधर-उधर बिखरे हुए थे। अनमोल उस घटनास्थल पर पहुंच जाता है और उस पुलिस दरोगा को कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी माँ के बाल नोचे और उसको सड़क पर क्यों घसीटा है। और इसके बाद देखते ही देखते वो पुलिस वाला कांतिलाल दरोगा इस लड़के के पास आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा गिरी हुई औरत है, वह तो कुछ ऐसा काम भी करती है जिसको करने के बाद तुम दोनों को उसने पाल पोस कर बड़ा किया है। ये बात अब उस लड़के अनमोल को चुभ जाती है। कांतिलाल एक बात और कह देता है कि वह तो धंधा भी करती है। ये बात अनमोल सुन नहीं पाता है। अनमोल का दिमाग शून्य हो जाता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक पुलिस वाले की हद इतनी कैसे बढ़ सकती है। इसके बाद अनमोल इधर-उधर देखना शुरू कर देता है। पास में ही एक नारियल बेचने वाला भी खड़ा होता है। उसके पास उसकी ठेले पर एक धारदार हथियार भी रखा होता है। अनमोल वो धारदार हथियार उठाकर लाता है और उठाकर लाने के बाद देखते ही देखते दरोगा पर ताबड़तोड़ उस हथियार से वार करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते दरोगा का एक हाथ काट दिया जाता है। अब जितने भी वहां पर लोग जमा होते हैं इस दृश्य को देखकर उनके भी होश फाख्ता हो जाते हैं, उनके भी होश उड़ जाते हैं कि अनमोल ने इस दरोगा का हाथ काट दिया है। दरोगा चिल्लाता हुआ, शोर मचाता हुआ इधर-उधर दौड़ना शुरू कर देता है। आखिरकार 20-25 मिनट का वक्त गुजरने के बाद मौके पर पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस इस लड़के अनमोल को पूरी कहानी पूछती है, लेकिन लड़के को पूरी बात पता नहीं होती है और इसके बाद पुलिस लोगों से भी पूछताछ करती है। लोग पूरी घटना के बारे में खुलकर बताते हैं और जैसे ही पुलिस के सामने सच्चाई आती है तो पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि लड़के ने काम तो सही किया है लेकिन कानून को अपने हाथ में ले लिया है। और इस तरह से पुलिस इस लड़के अनमोल को वहां पर गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। उसकी सारी पूरी कहानी को सुनने के बाद भी उस पर एक चार्जशीट दायर कर दी जाती है और इसके बाद उस पर एक मुकदमा चलाकर उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में जो अनमोल ने अपनी माँ के लिए किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।